बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता की। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए लगभग 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है और इसे पीएलआई योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में ये कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट का ये फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। उन्होंने ये कहा कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई है। उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला इस क्षेत्र में भारत को ब्रांड बनाने और आगे बढ़ाने के साथ रोजगार की संभावनाएं विस्तृत करने और देश की वैश्विक स्तर पर और भी उत्पादन में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए ये लिया गया है। और वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा क्योंकि ये योजना कृषि कानून की अगली कड़ी है। सरकार किसान हित में कई फैसले ले रही है और ये फैसला भी इसलिए लिया गया है। जब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंचेंगे तो यहाँ के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। असम के कामरूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि अंदर ही अंदर लड़ाई कराना कांग्रेस का काम है। असम और बंगाल के लोगों के बीच झगड़ा लगाना, अपर और लोअर असम के बीच झगड़ा लगाना, बोडो और नॉन बोडो के बीच झगड़ा लगाना, ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच झगड़ा करवाना राहुल बाबा की पार्टी की पहचान है। अमित शाह ने यह कहा है कि राहुल बाबा ने अपना घोषणा पत्र बदरुद्दीन अजमल के मुताबिक बनाया है। अजमल जैसे नेता के साथ क्या कांग्रेस घुसपैठ रोक सकती है? अजमल की नज़र सीमा पर है। अजमल, आप दिव्य स्वप्न क्यों देखते हैं? आपको कोई चाबी नहीं मिलेगी। असम के कामरूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अंदर ही अंदर लड़ाई लगाना उनका काम है। असम और बंगाल के लोगों के बीच झगड़ा लगाना और तमाम तरह से इन लोगों के बीच झगड़ा लगवाना ही राहुल बाबा की पार्टी की पहचान है। अमित शाह ने यह कहा कि कामरूप जिला और हाजों के अंदर हमने 3,740 गरीबों के मकान बनाए हैं और जिसमें 1,200 से ज़्यादा अल्पसंख्यक भाइयों के मकान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,700 मकान बनाए गए हैं। शाह ने यह कहा है कि हमने वादा किया है कि असम और नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू को कागज़ में और अन्य दूसरे उत्पादों में परिवर्तित करने के बाद असम की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे और असम के हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। असम भारत का स्पोर्ट हब बने, इसलिए 2038 के एशियाई खेलों के लिए गुवाहाटी को तैयार करने का काम किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एचडी देवगौड़ा के अलावा उनकी पत्नी चेन्नामा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और एचडी देवगौड़ा ने बुधवार को ट्वीट किया, मेरी पत्नी चेन्नामा और मैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दोनों और अन्य परिवार के सदस्य सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं और मैं सभी से ये अपील करता हूं कि बीते कुछ दिनों में जो भी हमारे संपर्क में आया है वो खुद का टेस्ट करवा ले। कोई भी पार्टी कार्यकर्ता पैनिक ना करे। आपको बता दें कि एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और इसके अलावा वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई बीजेपी नेता टिप्परचंद शर्मा और पार्षद दीपक यादव ने भूदत्त कॉलोनी में पानी के ट्यूबवेल का बटन दबा करके उद्घाटन किया और वहीं 3 अलग अलग जगहों पर कोविशील्ड वैक्सीन के कैंपों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर टिप्परचंद शर्मा ने यह कहा है कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टरों की टीम का भी धन्यवाद किया है और कहा है कि वो कैंप के माध्यम से लोगों को ये टीका लगाकर उनके जीवन को सुरक्षित बना रही है। नेताजी, आप पहुंचे हैं, जगह जगह आज कैंप लगे हैं, क्या क्या आज का कार्यक्रम रहा और क्या क्या हुआ आज बल्लौर विधानसभा में? पार्षद जी, क्या क्या कार्यक्रम आज हुए?
आज सुबह से ही हमारे साथ टिप्पण शर्मा जी हैं और आज हमने सबसे पहले अपना सेक्टर 2 जो हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया। उसके बाद हम सेक्टर 64 में और हम अब खड़े हैं गांव मलेरना में, जहाँ पे हमारे साथ हमारे SMO PC गिडवाल जी हैं, लखन बेनीवाल जी हैं और सारी टीम अपने गुजर साहब हैं, राजेश जी हैं। सारी टीम लगातार आज ही नहीं तकरीबन एक हफ्ते से वैक्सीनेशन का पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा में अपने बाबूजी आदरणीय टिप्पण शर्मा जी के सहयोग से और PC गिडवाल SMO साहब के सहयोग से जो है पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा में हर कॉलोनी में कैंप लगाया जा रहा है। यूपी में आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को 500 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूची जारी की। सूची में करीब 45 वकील, 35 पूर्व जिला पंचायत सदस्य या फिर उसके प्रत्याशी रहे हैं और सूची में 15 सामाजिक कार्यकर्ता, 15 BDC सदस्य, 12 घरेलू महिलाएं, 7 ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के वर्तमान में 7 सदस्य और 4 छात्र नेता, फौज से रिटायर हुए 3 जवान, लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ चुके 3 लोग, 3 शिक्षक, 3 निगम पार्षद जिनका संबंध ग्रामीण अंचल से है। इस दौरान संजय सिंह की पार्टी समर्थित जीते हुए प्रत्याशियों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देकर के लड़ने का मौका दे सकती है। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान हम यूपी में लोगों को केजरीवाल मॉडल से परिचित करवाएंगे और उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि आयोग का काम समझ से परे है। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को प्रत्याशी के सिंबल मिलने हैं और वो 12 अप्रैल को पोस्टर बैनर छपवाएगा। 17 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में महज 5 दिन में एक प्रत्याशी भला 50,000 लोगों के बीच कैसे प्रचार कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से उन्होंने अपील की है कि इस मसले पर पुनर्विचार किया जाए। पंजाब के बरनाला के तकरीबन 85 निजी स्कूल पंजाब सरकार के खिलाफ स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, ड्राइवर और दर्जा 4 के कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर और अभिभावक भी शामिल हुए। पुलिस प्रशासन की तरफ से स्कूल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। भीड़ ने बैरिकेड को हटा करके बिल्कुल DC दफ्तर के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए DC दफ्तर का घेराव किया। उनका यह कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से प्रदेश में बाकी सभी कारोबार और राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो स्कूलों को भी खोला जाए। क्योंकि मैं मतलब कि पिछले साल ਦੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ 8 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। मैं कहना चाहती हूँ जो लॉकडाउन सी सब कुछ बंद सी, कल्ले ठेके क्यों खुले सी जी, कल्ले ठेके ही खुले सीगे। सरकार नूं करोना सिर्फ स्कूलों में दिखता, बाकी थावां ते नहीं करोना दिखता जी। सरकार नूं सरकार सिर्फ स्कूल बंद कर रही है। सरकार ने साडा भविख खराब करता जी। सरकार ने साडी साल भर मेहनत खराब करती जी। हुण पेपर रद्द करते साडे तो सानूं ऑनलाइन पढ़न नूं कहा जा रहा जी। ऑनलाइन पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई नाल कोई किसी पेरेंट्स जी मोबाइल नहीं लैके दे रहे, किसी पेरेंट्स नैट नहीं पवा के दे सकते जी। ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा ही नहीं, अक्खां खराब हो रही ने जी। सरकार ठेके खुले रख रही है, स्कूल बंद करवा रही है। सरकार नहीं चाहती कि असीं पढ़ीए। असीं कहने भी साडे स्कूल खोले जाण, साडे ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ
ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੈਲੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰੋ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਨੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ EMPLOYEES ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ घर भी चला सकेंगे। हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, कई अहम फैसले इसमें लिए गए और इसे लेकर के पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें रोहतक से जिला प्रधान रणधीर रखाला ने यह बताया कि सरकार जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान चुप नहीं बैठेंगे और ये आंदोलन इसी तरीके से यूं ही चलता रहेगा, जिसके चलते रोहतक स्थित छोटू राम चौक पर सर छोटू राम जी की प्रतिमा के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा और आने वाले समय में FCI ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। कल हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ये निर्णय हुआ है कि आने वाली 5 तारीख को FCI के ऑफिसों का घेराव किया जाएगा। वहीं आने वाली 10 अप्रैल को KMP को भी 24 घंटे के लिए पूर्ण तरह जाम कर दिया जाएगा। काला पहलवान अंबावती जिला अध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रोहतक में कल से बैठ जाएंगे। वो तीनों कृषि कानूनों को जब तक वापस सरकार नहीं लेगी तब तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। NB न्यूज के लिए विकास ओलान, रोहतक। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और यूपी में भी कोरोना से लोग जो हैं ज़्यादा संक्रमित अब सामने आने लगे हैं। वहीं इसे लेकर के अमेठी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने लोगों से ये अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पंजाब दी पहली स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ दी कीती स्थापना 4 वरियां तो उचेरी सिक्ख्या विच कर रही वाधा पंजाब सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं यूपी के अमेठी में हमारे संवाददाता ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जिला चिकित्सालय में स्थिति का जायजा लिया है। टीकाकरण में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण लगना है। ऐसे में सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए आज जिला अमेठी के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने लोगों से आग्रह किया कि 45 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण होना है और इससे में जो भी हमारे सीएचसी हैं और पीएचसी है और जो भी जिला लेवल के जिला अस्पताल है वहाँ पे भी प्रतिदिन टीकाकरण होगा। ऐसे में आज यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका टीकाकरण हो गया है और ऑब्जर्वेशन रूम में हैं। हम इनसे बात करेंगे कि टीकाकरण के बाद उनको कैसा अनुभव हो रहा है। जी क्या नाम है दादा आपका? राम जी मोदनवाल। ये आपको टीका लग गया है? हाँ, टीका लग गया है आपको? हाँ, कोरोना का। हाँ। कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, अच्छा है, ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे कहना चाहते जो कार्यक्रम हो रहा है ठीक है, अच्छा है। ये वृद्ध जिन्होंने बताया साफ तौर पर कि टीकाकरण का जो अभियान है सरकार के द्वारा ये बहुत ही मतलब कोरोना को लेके जो जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में जो है अच्छा है, हमने टीका लगवाया है और हम जो है इसी में ऑब्जर्वेशन में हैं। आधे घंटे इसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। तो सरकार जो है जो दूसरी लहर आ रही है कोरोना की, इसके प्रति अमेठी में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में 18 केस हो चुके हैं टोटल कोरोना जो पॉजिटिव हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि हम कोरोना के प्रति लापरवाह ना हो। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका हम अच्छा सा पालन करें जिससे कि कोरोना के बढ़ते कदम को अपने जनपद में रोका जा सके। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। हरियाणा के अंबाला शहर में दिन दहाड़े गैंगवार के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों को पकड़ने की अंबाला पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और इसी बीच एक आरोपी को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया है। अंबाला पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी, जिसमें अंबाला पुलिस को पंचकुला से एक राकेश नामक युवक वहां से गिरफ्तार किया गया है, जो कि भूपी राणा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सुल्तान सिंह ने बताया है कि इस मामले के पीछे किसका हाथ है ये अभी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो गाड़ी का नंबर बताया था उसके आधार पर पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि जो गाड़ी पर नंबर लगा हुआ था वो भी गलत नंबर किसी और गाड़ी का था। ये राकेश पंचकुला से है जिसको इसमें अरेस्ट किया गया है और ये लगभग से जो उसके अब तक जो सामने फैक्ट्स आए हैं यही आए हैं कि ये जो है भूपी राणा के साथ इसका संपर्क हुआ था और उसी गैंग का इसको अभी तक माना जा रहा है। हमने उसको अरेस्ट किया है और 4 दिन के वो रिमांड पे है। अभी आगे भी जो पूछताछ में आएगा, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग इस मामले में शामिल हैं? शामिल तो हाँ, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने यही बताया था कि 2 आदमी थे। जैसे मौके पे तो यही था कि गाड़ी में तो एक आदमी नज़र आया, 2 मौके पे फायरिंग करते हुए नजर आए हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। इसके बाद इनमें किस किस का हाथ है पीछे उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। सर, गाड़ी भी बरामद की गई है या नहीं? अभी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी का नंबर आया था वो एक्चुअल में गलत नंबर, उस पर रॉन्ग नंबर ही मिला है, क्योंकि वो गाड़ी जो नंबर जिस पे हम पहुंचे वो अलग किसी आदमी के पास खड़ी घर पे मिली। आम आदमी के लिए अच्छी खबर है, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कमी आई है और नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही आम आदमी को राहत मिलने जा रही है। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने बुधवार को ये बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है और नई कीमतें 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। अभी तक नई दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 819 रुपये, कोलकाता में 845 रुपये 50 पैसे और मुंबई में 819 रुपये और चेन्नई में 835 रुपये में मिलता है। बता दें कि कटौती के बाद 1 अप्रैल से दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 809 रुपये, कोलकाता में 835 रुपये 50 पैसे और मुंबई में 809 रुपये और चेन्नई में 825 रुपये हो जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाश चौराहा स्थित गांधी कॉम्प्लेक्स में पुरानी रंजिश को लेकर के 10 की संख्या में बदमाशों ने 4 लोगों पर हमला किया और आरोपियों ने पीड़ित पर चाकू से पेट में तकरीबन 5 बार हमला किया। साथ ही आरोपियों ने हवाई फायर भी की।
फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की जांच की जा रही है। रात में करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास धोबिया टंकी के आसपास से 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उसी समय 3 लड़के और थे दूसरे, उन दोनों में आपस में कुछ विवाद हुआ, वाद विवाद हुआ। उस पर से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिस कारण से उसको चोट लगी है और वो अभी अस्पताल में है और इलाज चल रहा है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 3 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, 2 आरोपियों की तलाश जारी है। 4 लोग रहे। हाँ। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 918 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हुई। दूसरी ओर बीते 10 दिनों में अगर बात की जाए तो यूपी में 5,895 एक्टिव केस सामने आए हैं और वहीं यूपी के लखनऊ में कोरोना से सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग बताए जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर से गहराता दिख रहा है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से हर रोज नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। यही कारण है कि बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है। कोरोना पर हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीते साल की तरह ही इस बार भी मार्च अप्रैल में कोरोना ने पूरी तरह से करवट बदली है। बुधवार यानी कि 31 मार्च तक भारत में एक बार फिर से एक्टिव केसों की संख्या 5.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अभी देश में कुल 5.52 लाख एक्टिव केस हैं और वैसे कुल मामलों की संख्या अगर बात की जाए तो 1.21 करोड़ है और अगर 1 मार्च की बात की जाए तो देश में तब एक्टिव केस की संख्या 1.76 लाख थी। आंकड़ा ये बता रहा है कि कैसे मार्च में कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण किया है और लगातार मामलों की रफ्तार बढ़ती ही गई। यूपी के बस्ती में बालकृष्ण हत्याकांड मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त एक अभियुक्त प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बालकृष्ण और अभियुक्त प्रदीप यादव से विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक घटना के दिन बालकृष्ण और प्रदीप यादव के बीच आपस में कहासुनी भी हुई थी। मामले पर एसपी आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का खुलासा किया। 28 मार्च की शाम को एक प्रॉपर्टी डीलर बालकृष्ण विश्वकर्मा की हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में 28-29 की रात्रि में थाना मुंडेरवा पर 302 का मुकदमा वादिनी सीमा विश्वकर्मा की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा मुखबिरों से जानकारी करके प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करके और सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक अभियुक्त प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप यादव भी पेशे से ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और ये दो मृतक और अभियुक्त दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। इसी क्रम में घटना की शाम को दोनों जब बाजार में थे तो आपस में इनकी कहासुनी हुई। कहासुनी आगे चलकर लड़ाई में तब्दील हो गई, जिसमें अभियुक्त के द्वारा मृतक के चेहरे पर कई ठोकरें मारी गई, जिससे बाद में मृतक की अपने चोटों से मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभी आगे की विवेचना प्रचलित है। हम आगे सभी पहलुओं से इस विवेचना पर ध्यान दे रहे हैं। आगे जो बातें निकल के आती हैं उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। 28 मार्च को बस्ती जनपद के मुंडेरवा में आपसी विवाद में एक बालकृष्ण नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। आज उस हत्या का बस्ती पुलिस के मुंडेरवा एसओ ने अनावरण कर दिया है और घटना में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि पिछले 28 मार्च की रात में यानी कि होलिका दहन का दिन था वो, और उसी वक्त कुछ ज़मीनी विवाद का मामला पहले से ही था। उसी ज़मीनी विवाद को लेकर के घात लगाए लोगों ने बालकृष्ण के ऊपर हमला कर दिया था। घायल अवस्था में उसे बस्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे इलाज के दौरान होली के दिन यानी 29 मार्च को बालकृष्ण ने दम तोड़ दिया था। ये घटना बस्ती पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी,
जिसका अनावरण आज बस्ती पुलिस ने सफलतापूर्वक कर दिया है। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, ANB न्यूज, बस्ती। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान पंचायत सदस्य प्रत्याशियों का जो चालान फॉर्म के लिए तहसील परिसर में वो पहुंचे हैं और जहां पर कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इस दौरान परिसर में भारी भीड़ और बिना मास्क के लोग तहसील पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां काफी तेज बढ़ गई हैं, आज अयोध्या जनपद के सभी तहसील में आय जात निवास व पूरे नामांकन को संपन्न कराने के लिए कागजों का लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक सहित जहां पर शुल्क जमा करने को लेकर भी काफी भीड़ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस समय मैं मौजूद हूं सोहावल तहसील में, जहां पर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनका सबका जनसैलाब उमड़ा हुआ है और एक तरफ कोरोना संक्रमण भी काफी तेज है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक सभी विद्यालय 4 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, न किसी के चेहरे पर मास्क है। कहीं ना कहीं लोग कोरोना को नहीं सोच रहे हैं और काफी तेज से अयोध्या जनपद में भी कोरोना का कहर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सोहावल तहसील में काफी लोगों की भीड़ नजर होते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो अयोध्या जनपद में पहले चरण में 15 अप्रैल को चुनाव होना है और 3 और 4 को नामांकन होगा। वहीं सोहावल तहसील में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। वीडियो पर्सन डीके के साथ गौरव मिश्रा, ANB न्यूज चैनल अयोध्या। यूपी के लखनऊ से पुलिस अधिकारियों के होली मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों में पुलिसकर्मी बड़ी ही मस्ती के साथ होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में मौजूद पुलिसकर्मी एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं और डांस भी किया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रशासन ने कोरोना को लेकर के होली के लिए गाइडलाइन जारी की थी, तो वहीं जिनके कंधों पर इन नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी है, वहीं इन नियमों की धज्जियां ये लोग उड़ाते हुए नजर आए और एक दूसरे को गले मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। होली मनाने के दौरान ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, किसी के भी चेहरे पर कोई मास्क इत्यादि जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इन पुलिसकर्मियों में CP DK ठाकुर, JCP लॉ एंड ऑर्डर सहित सभी DCP ACP मौजूद हैं और ऐसे में मास्क ना लगाने पर डंडे बरसाने वाली पुलिस पर खुद बेहद गंभीर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हिंदी की चादर 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित और श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा
गुरु का महल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और पांच प्यारों की अगुवाई में अलौकिक का महान नगर कीर्तन मानसा पहुंचा और यहां पर संगत ने सतनाम वाहे गुरु का जाप करते हुए नगर कीर्तन का स्वागत किया। वहीं मानसा पुलिस की टुकड़ी की तरफ से पालकी साहिब को शस्त्र उठा करके सलामी दी गई। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਲਕਾ ਜੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਨਗਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਿਤੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਭਾਵੇਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती जा रही संख्या के कारण पंजाब सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने का समय 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जिसके विरोध में जिले भर से निजी स्कूलों के अध्यापकों और वैन चालकों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर शांतिमय तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार से स्कूल खोलने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अध्यापकों ने ये कहा कि राज्य में ठेके सरेआम खुले हैं और वहीं बसें पूरी भर करके चल रही हैं, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत स्कूलों को बंद किया है। सर साड़ी मांग है कि स्कूल खोले जान, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। ਅਸੀਂ सिर्फ बच्चों ਲਈ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ਇਹ सिर्फ पेरेंट्स ਦੀ नहीं, एक टीचर्स ਦੀ भी डिमांड है। बच्चे साडा फ्यूचर ने तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों का फ्यूचर खत्म होवे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से बच्चों की वो इंटरैक्शन नहीं हो पाती टीचर्स के नाल जिहड़ी क्लास दे विच हुंदी है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल खोले जान। सरकारां नूं थोड़ा जिहा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਨਾਮ ਜਲਡਾ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ।
मथुरा के तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिसमें दोषी चंदन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और अन्य 3 दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि 18 जून 2018 को गांव भरऊ में 3 लोगों की हत्या की गई थी, जिसको लेकर के 302 का मुकदमा दर्ज विवेचना में दोषियों के नाम सामने आए थे और आज उनको सजा सुनाई गई। हरियाणा के गुरुग्राम रोड पर 132 केवी पावर हाउस में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते शहर के करीब आधे हिस्से की बिजली आपूर्ति करीब 6 घंटे तक प्रभावित रही। धमाके के साथ पावर हाउस में बिजली आपूर्ति के लिए फीडर पर लगाई गई सीटी फट गई और इससे लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ा। बिजली गुल होने की वजह से कामकाज भी प्रभावित रहा, जिसके बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने रोहतक से टीम को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 5 घंटे में पावर हाउस में आई तकनीकी खराबी को ठीक करवाया गया। उसके बाद भी मंगलवार को भी तेज हवाएं चलने से अनेक बार अघोषित कट लगने का दौर जारी रहा और पावर हाउस में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई। जब स्थिति पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारियों के काबू से बाहर हो गई तो उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और उसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पावर हाउस में मरम्मत का जो काम है वो किया गया और इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच अब बाइडेन सरकार ने मंगलवार को चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम उइगर समुदाय और दूसरी जाति धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई को नरसंहार घोषित किया है। और दरअसल मंगलवार को जारी 2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस में उइगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में ये बताया गया है। इसी रिपोर्ट पर अमेरिकी विदेश विभाग ने यह कहा है कि 2020 में शिनजियांग प्रदेश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जो नरसंहार हुए हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं। 10 लाख से अधिक नागरिकों को मनमाने तौर पर जेल में डाल देना या फिर उनकी शारीरिक स्वतंत्रता को किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाना नरसंहार ही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा है कि शिनजियांग प्रदेश में उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के नरसंहार पर अमेरिका जोर शोर से आवाज़ उठाता रहेगा और साथ ही ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि इसे रोकने के लिए हम कई चीज़ें कर सकते हैं और ऐसा करेंगे भी। हरियाणा में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। महामारी की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं और इससे सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। इन बच्चों में महामारी के कोई लक्षण नहीं हैं और जब टेस्ट इनका करवाया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। विभिन्न स्थानों पर ऐसे बच्चों की संख्या 25 से 30% तक है और वहीं एक समय करीब 99% तक पहुंचा रिकवरी रेट अब घट करके 95.66% पर आ गया है और वहीं पॉजिटिव रेट बढ़कर के 4.66% पर पहुंच गया है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 5 जिलों में 100 से ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। पलवल और जींद ही ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नया केस सामने नहीं आया। इस दौरान पूरे प्रदेश में 980 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 851 लोग ठीक होकर के घर लौट गए। अंबाला में 2 और हिसार और फरीदाबाद में 1-1 मरीज की मौत भी हुई है। फतेहाबाद पुलिस ने युवक को एक अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान विक्रांत उर्फ मुकेश के रूप में हुई है, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला है और आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे भी दर्ज हैं। साथ ही गुरुग्राम की फारूक नगर में दोहरे हत्याकांड में शामिल होने की भी बात कबूली है और फिलहाल पुलिस ने इसे 2 दिन के रिमांड पर रखा है और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से और भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। एक टीम द्वारा एक लड़के को काबू किया गया जिसका नाम विक्रांत है, जो साबरवास गांव का रहने वाला है। उसके कब्जा से पुलिस ने एक पिस्टल और 2 मैगजीन, 11 कार्ट्रिज लाइव .30 बोर जो है वो बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त 16,000 रुपये व 5 टच स्क्रीन के मोबाइल भी बरामद किए गए।
तो पता लगा सर ये किस तरह घूम रहा था या कि पीछे कोई वारदात करके आया था? ये इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, 4-5 मुकदमे आर्म्स एक्ट वगैरह के, और अभी भी इसने जो हमारे इंटरोगेशन के दौरान इन्हें अपने ने 2 हत्याएं प्रभुनगर में अपने साथियों के साथ मिलकर भी कबूल की है। तो किसने की थी सर हत्या, पता लगा जी कुछ? ये इनका वो अपने गैंग से मिले हैं, वहाँ जो आगे और रिमांड मिलेगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा किसी रंजिश के। इसके साथ और भी कोई? हाँ, इसके साथ वो अपने 5-6 साथी और हैं जो इसके साथी थे, जो जिन्होंने मिलकर वहाँ प्रभुनगर में इनका मर्डर किया। तो ये लूट की वारदात के लिए करते हैं सर? ये नहीं, इनका गैंग ही है, गैंग वार के संबंध में ये किसी की दुश्मनी है पर्सन। अब क्या कार्रवाई की गई है इसमें? अभी इसको 28 तारीख को अरेस्ट किया था, रिमांड लिया गया है और आज। दिल्ली से सटे हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने नामी गैंगस्टर रामकरण बयापुर को गिरफ्तार कर लिया है और CIA 2 की टीम ने दिल्ली के रेडिसन होटल में गैंगस्टर रामकरण बयापुर को पकड़ा है और पुलिस के मुताबिक सोनीपत में कोर्ट परिसर में बदमाश अजय उर्फ बिट्टू बरोड़ा पर जानलेवा हमला करवाने और उसके पिता की हत्या के मामले में रामकरण नामजद हैं। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के रेडिसन होटल से सोनीपत पुलिस ने आरोपी को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया और पुलिस के मुताबिक रामकरण का बड़ा गैंग है। उसके पास करीब 35 शार्प शूटर हैं और संदीप बड़वासनी गैंग के विरोधी संदीप चिटाना गैंग और मुनिया गैंग भी रामकरण के साथ आ गए हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर सोनू मलिक का भी नाम जो है इसमें रामकरण के साथ जोड़ा जा रहा है और पुलिस ने रामकरण की तलाश में 10 टीमें लगाई हैं। पुलिस के साथ ही संदीप बड़वासनी गैंग के शूटर भी उसके पीछे लगे थे और कोर्ट परिसर में निशाना बनाया गया। अजय उर्फ बिट्टू संदीप बड़वासनी गैंग का ही शार्प शूटर था। दिल्ली के रेडिसन होटल से ये गिरफ्तार किया गया है और गैंगस्टर रामकरण बयापुर को हरियाणा का दरअसल ये गैंगस्टर बताया गया है और सोनीपत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली के रेडिसन होटल से इसे गिरफ्तार किया गया है। पिछले काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश जो है वो की जा रही थी, लेकिन बार बार ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो पा रहा था और अब ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर रामकरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई गंभीर मामलों में इस पर मुकदमा दर्ज है और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। दिल्ली के रेडिसन होटल से इसे गिरफ्तार जो है वो किया गया है। CIA 2 की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में सैनिटरी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोर रात के अंधेरे में ताला तोड़कर के दुकान में घुस गए और दुकान में रखे पीतल की टूटियां, कैश और अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का यह मामला दुकान में लगे CCTV में भी कैद हो गया और CCTV में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 चोर दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और बहरहाल घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ में गाड़ी के बोनट पर केक काटना कुछ युवकों को महंगा पड़ गया। मामले में पुलिस ने एक नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवकों पर धारा 144 के उल्लंघन और कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन न करने के चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी का झंडा गाड़ी पर लगा हुआ है, विधायक का स्टिकर लगा हुआ है और गाड़ी के बोनट पर रख कर के केक काटने का ये पूरा मामला है। केक काटते युवकों का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। खबर शिवपुरी के पोहरी अनुभाग की है, जहां पर वर्तमान विधायक और राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा की विधायक निधि से दी गई राशि से सोलर लाइट पोहरी नगर के करीब दर्जन भर पॉइंटों पर लगाई गई थी, जो कि आज पहली आंधी में ही धराशायी हो गई। और हालत ये है कि कई जगहों पर खंभे गिरते हुए नजर आए और ऐसे में हल्की क्वालिटी से बने हुए खंभे पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जो लोग उजाले की आस में बैठे हुए थे उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। वहीं मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि ठेकेदार का 6 साल का एग्रीमेंट है, जो भी खराबी आएगी वो सही करके देगा और साथ ही उसका पेमेंट भी अगर वो नहीं करेगा तो रुकवा दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई में ठेकेदार पे इसलिए नहीं करा रहा है कि वही पैसे में उसने मुझको सॉरी कहा, वही पैसे में दोबारा पुनः वो गड्ढे करके हमें लाइट खड़ी करके दे रहा और लाइट जला के दे रहा। हाँ, ऐसा नहीं करेगा तो उसका पेमेंट भी रोकूंगा, उस पर केस काम भी मैं करवाऊंगा। इसके लिए कितना खर्चा आपकी विधायक निधि से रिलीज कराया है? इसमें ऐसा है, ये 2 तरह की लाइट है। एक 96,000 की लाइट, एक 1,75,000 की लाइट है और 6 साल की इसकी गारंटी है। चारों ओर लाइटें हैं, प्लेटें हैं और 6 साल की उन्होंने गारंटी दी है। हमने सोचा 6 साल हमारा गाँव पूरी तरह उजिले में रहेगा तो उससे हमको सुकून मिलेगा। राशि कितनी आपकी विधायक निधि से राशि कितनी दी गई है? विधायक निधि से मैंने अभी 35 लाख रुपए इनको दिए थे तो 30 लाख रुपए मैंने उसको। बिजनौर में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस सख्त हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के सड़क पर दिखाई देता है तो कोविड-19 गाइडलाइन के तहत लोगों के चालान किए जाएंगे। एक बार फिर से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने सड़क पर निकलने वाले ऐसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, ऐसे करीब 200 लोगों के चालान किए हैं। कोविड-19 के बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिले भर में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और मास्क के चालान करने के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और आज से अभियान चालू है। लोगों से अपील है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि पूर्व में जितने भी निर्देश दिए जा चुके हैं उसका पालन करें। अपील है कि मास्क पहने, नहीं तो उन्हें चालान का सामना करना। बिजनौर में जनसेवा केंद्र से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरों के पास से चोरी के 3 लाख रुपए और बाइक बरामद की गई है। 17 फरवरी को दुकान का शटर तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। थाना कोतवाली देहात के नगीना मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नौशाद और एजाज नाम के 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी की घटना खुलासा किया, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली देहात में 16/17 फरवरी को एक डकैती हुई थी, जो हैदर के घर से दुकान से एक जनसेवा केंद्र था, पैसा रखा हुआ था, जो इन्होंने लगभग 12 लाख रुपए की चोरी का मुकदमा कायम कराया था। काफ़ी छानबीन जांच पड़ताल के बाद स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा 2 चोर
नौशाद और एजाज को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3,70,000 रुपया बरामद किया गया। कुछ पैसे इन्होंने जुआ खेलने में और अपनी बीमारी में लगा दिया गया। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से 2 तमंचे एवं चोरी की एक। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए चुनाव होना है, जिसे लेकर के हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि धार्मिक पार्टियां ही लड़ेंगी। और ऐसे में अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने नाराजगी जाहिर की है। चंदूमाजरा साहब, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਂਢ ਸਾਂਢ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਸਰਾਸਰ ਜਾਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ और मानयोग उच्च अदालतों की वरतों की गई होवे। चंदूमाजरा साहब, दिल्ली भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर के इमरान खान की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट ने भारत के साथ अब ट्रेड को मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। पाकिस्तानी मीडिया की अगर मानी जाए तो पाकिस्तान चीनी को लेकर के भी जल्द ही फैसला ले सकता है और आयात पर मोहर लगा सकता है। दरअसल पाकिस्तान की कैबिनेट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में भारत के साथ कपास और चीनी का ट्रेड शुरू करने की अपील की गई थी। कमेटी की इस रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान आधिकारिक रूप से भारत से व्यापार शुरू करने की तैयारी में है। पुलिस चौकी पांडव नगर के निकट दतियाना जलीलपुर मार्ग पर गुजर रही भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ट्रॉली में भरे भूसे ने आग पकड़ ली, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और मजदूरों और ट्रैक्टर चालक ने कूद करके जान बचाई। और वहीं अगर बात की जाए तो खेती में काम कर रहे किसानों ने किसी तरह से आग को बुझाया और जानकारी के मुताबिक एक युवक दोपहर दतियाना की ओर से ट्रैक्टर ट्राली से भूसा भर करके ला रहा था और भूसे की ट्राली पर कुछ मजदूर बैठ करके बीड़ी पी रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पांडव नगर चौकी के पास पहुंची तभी बीड़ी की चिंगारी से भूसे में आग लग गई और आग की लपटें उठने पर ट्राली पर बैठे मजदूरों और ट्रैक्टर चालक ने कूदकर जान बचाई। ट्राली में आग की लपटें उठती देख आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने मजदूरों के साथ बालू डाल करके आग पर काबू पाया। वहीं सिद्धार्थनगर में गेहूं की खरीद की तैयारी पूरी कर ली गई है और जिला विपणन अधिकारी ने यह बताया है कि अब की बार जिले में अभी तक 93 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और क्रय केंद्रों का प्रस्ताव जो मिल रहा है तो उन्हें जल्द ही स्थापित कर दिया जाएगा। जबकि पूरे प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं जिले में खरीद का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं रखा गया है। शासन की मंशा है कि 15 जून तक जो भी गेहूँ आएंगे उनकी खरीद की जाएगी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गेहूं खरीद के लिए जनपद में अभी तक जो है विभिन्न क्रय एजेंसियों के 93 क्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और क्रय केंद्रों का प्रस्ताव मिल रहा है, उसको शीघ्र ही जो है स्थापित कर दिया जाएगा। इस वर्ष जो है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
पूरे प्रदेश का गेहूं का क्रय लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, लेकिन जनपदों में कोई। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं करा पाए हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तिथि, जो आखिरी तारीख है, उसको 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर के 30 जून 2021 तक कर दिया है। बता दें कि केंद्र ने कोरोना महामारी से पैदा हुई कठिनाइयों को लेकर के इस तरह के फैसले लिए हैं और आयकर विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की जो आखिरी तारीख है 31 मार्च 2021 से बढ़ा करके 30 जून 2021 अब कर दी है। अब लोगों के पास 3 महीने का अतिरिक्त समय है। बता दें कि इससे पहले पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख आज की ही थी और इस दौरान लोड अधिक बढ़ने के कारण आयकर विभाग की वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी और कुछ देर बाद ये फिर से काम करने लगी थी। और विभाग की वेबसाइट क्रैश होने की बड़ी वजह 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक नहीं करवाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग जाता, लेकिन अब लोगों को 3 महीने की राहत मिल गई है। होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के डटे किसानों ने भी खूब होली खेली और मंगलवार को हरियाणा के पंडालों के आसपास महिलाएं किसानों के साथ भी होली खेलती हुई नजर आई और वहीं किसान महिलाओं पर पानी डालते रहे। किसानों ने होली खेलते हुए ये कहा है कि ये पर्व एक दूसरे को रंग लगा करके मनाने का त्यौहार है और इस दिन वे न केवल अपने घरों में इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ पर इस पर्व का खूब आनंद लिया। और महिला किसानों ने ये कहा कि वो अपने घरों में वापस तभी जाएंगे जब सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस कर लेगी, रद्द कर लेगी। वो पिछले कई महीनों से यहाँ पर डटे हुए हैं और किसानों की खूब मदद कर रही हैं। किसानों का ये कहना है कि 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार हट पर डटी हुई है और उनकी मांगों को दूर करना तो अलग, उनसे बातचीत भी नहीं कर रही है। वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और यहाँ से तभी हटेंगे जब कानून रद्द हो जाएंगे। राजस्थान में उपचुनाव होना है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 3 सीटों पर होना है उपचुनाव। इस सूची में जो स्टार प्रचारकों का जो सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, वसुंधरा राजे गुट और सतीश पूनिया गुट के लोगों को जगह दे करके ये तो साबित किया जा रहा है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक बनाए गए सांसद राहुल कस्वां कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। बता दें कि सुजानगढ़ सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए सांसद राहुल कस्वां प्रचार से ज़्यादा प्रत्याशी की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए। सांसद कस्वां ने प्रत्याशी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ये तो ऐसा इंसान है जो फटा हुआ कुर्ता पहनता है और जहां चाहो उठा के ले जाओ। ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने चल रही गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा सकती है। के साथ साथ बहुत ही बड़ा आदमी है, कुर्तो पकड़ के खड़े ले जाओ कितने किलो धर्मची था क्या ही बोलने के बाद या और अपन ले तो वो ही जे गए कुर्तो पूरा पकड़ ले जावा अपन अखड़ू आदमी पुलिस से बोतल करे बाद में तो खेमाराम से बड़ा आदमी है और आने वाले 17 दिनों के अंदर आपके बीच में गांव के अंदर आएंगे। खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।